नमस्कार मित्रों, आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर संख्या 2, जिसमें से हम आज जो बताने वाले हैं गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चालू करते हैं अपनी जर्नी को। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कि गॉसियन पृष्ठ की विशेषता क्या होती है। तो गॉसियन पृष्ठ की जो पहली विशेषता होती है, तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ये जो नियम है यानी गॉस का नियम कभी भी खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होगा, सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही ये नियम लागू होगा। तो पहला नंबर देखते हैं, यह नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए ही सत्य माना जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने गॉस नामक वैज्ञानिक ने बताया था जो हमारा ये नियम है सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा, चाहे आकार कोई भी हो। क्या आकार कोई भी हो, लेकिन वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, आकार ऐसा भी है तो भी गॉस का नियम लागू होगा, और आकार ऐसा भी है तो भी गॉस का नियम लागू होगा। मतलब इन्होंने ये कहा था कि यानी जो हमारा नियम है या गॉस का नियम कभी भी खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता, सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो पहली बात सबको क्लियर हो गई बेटा। ये जो है जो मेन बातें हैं इनको हमेशा याद रखना और कॉपी पेन लेकर इन्हें नोट कर देना, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो इन्होंने बताया था, बिंदु उस पृष्ठ के बिंदु से यह उस पृष्ठ के बिंदु से गुजरना चाहिए जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये है कि उस बिंदु यानी कहने का मतलब ये हमने माना कोई ये सिलेंडर है, ठीक है। अब हमने इस सिलेंडर को ऐसे इस प्रकार से बना दिया, तो हाँ यह जो होना चाहिए यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। अब देखो जैसे इस पृष्ठ के लिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये जो पृष्ठ होगा इसका जो बिंदु होंगे वो यानी सपोज करते हैं यहाँ कोई बिंदु P है और यहाँ कोई बिंदु Q है, तो यह उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहाँ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भैया गॉसी पृष्ठ जो होता है ये सिर्फ एक बंद पृष्ठ ही होता है, यानी खुले पृष्ठ की बात करोगे तो इस पर गॉसियन यानी गॉस का नियम कभी भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बात। अब हम देखो हम यहाँ आगे चर्चा करेंगे, इसके आगे यहाँ तक तो समझ में क्लियर हो गई सबको बात। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। इसमें बेटा विशेषताओं में दो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विशेषता हैं, तो इन दोनों पर विशेष करके
याद रखना, ठीक है। इन दोनों पर यदि विशेष करके पकड़ रखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आगे जो हम डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करवाएंगे उनमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो भैया इन दो बातों को या उन दो शर्तों को तो बिल्कुल विशेष क्रम से याद रखना, ठीक है। तो आगे भैया अब हम चलते हैं, तो इसको हम रफ कर देंगे। अब हम आगे चलेंगे अनुप्रयोग, ठीक है, जिसमें से हम जो चर्चा करने वाले हैं इसमें अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम व्यंजक यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, और ये मेरा विश्वास है कि ये सारा का सारा जो मैटर है तुमको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया ये कोई अनंत लंबाई का कोई तार है, सपोज किया कि इस प्रकार का तार है। ध्यान देना बेटा, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित, तो भैया इस पर एक समान आवेश उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है, एक समान आवेशित, सभी यहाँ पर आवेश हम रख देते हैं, पूरे में आवेश भर देते हैं, आवेश है यहाँ पर। अब देखो बेटा, एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भैया हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तभी ज्ञात कर सकते हैं जब यहाँ पर कोई भी पृष्ठ क्या होगा, बंद पृष्ठ होगा। तो भैया इसको हम एक सरफेस के अंदर डाल देते हैं। इस प्रकार का हमने कोई सरफेस बनाया और इसको उसी सरफेस के अंदर कर दिया। क्या कर दिया? उसी सरफेस के अंदर कर दिया, ठीक है। हमने ऐसे कोई सरफेस बनाया इस प्रकार का और उसे इस सरफेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भैया, जो यानी इस पूरे यानी ये जो भाग का जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, एल होगी। कितनी होगी? एल लेंथ होगी। कितनी? एल। तो यहाँ पर कितनी कर देते हैं? एल कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा? इस सिलेंडर का जब इस पर तार रखा है तो जो चार्ज होंगे वो तो या तो इस डायरेक्शन में जाएंगे या तो इस डायरेक्शन में जाएंगे। अब समस्या यहाँ ये उत्पन्न हो रही है कि इसका जो यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में होगा, और इसके अलावा जो इसका क्षेत्रफल होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे यदि हम सपोज करते हैं ये यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम नीचे वाले भाग में भी ऐसे ही होगा, नीचे वाले भाग में भी ऐसे ही होगा। क्या होगा भैया कि नीचे वाले भाग में ऐसे बनाना, ठीक है, नीचे वाले भाग में भी ऐसे होगा। यानी कहने का मतलब ये है, सपोज यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, तो इसका जो डीए यानी एरिया होगा, डीए यहाँ एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में, इसमें भी इधर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में होगा। समझना बेटा, इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनना है? 90 डिग्री का। अब भी बताएंगे कि 90 डिग्री का जब कोण बनता है तो चूंकि हम जानते हैं बेटा, यानी जब भी कोई प्रकाश की जब भी कोई चार्ज यानी अकॉर्डिंग टू यानी इस प्रकार से जाए और उसका क्षेत्रफल इस 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हमने बताया था, या हम फिर से बता देते हैं, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि यहाँ पर हमें सपोज करते हैं ये कोई छोटा सा एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से आवेश इधर की ओर चलता है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझना। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा? डीए इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा? अर्थात कहने का मतलब ये है, ये जो तार है और ये सिलेंडर के बीच में, इस पृष्ठ के बीच में कितने डिग्री क्या मान होगा? आर मीटर। सपोज करते हैं आर मीटर, ठीक है। क्या होगा? यानी तार और इस पृष्ठ का यानी जो कोना होगा उसकी दूरी कितनी होगी? आर मीटर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका क्षेत्रफल भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो तुमने सुना होगा बेटा, जब भी यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत
क्षेत्र के अलावा जो उसका क्षेत्रफल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। इतनी बात क्लियर हुई गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यानी थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री। भैया अभी समझना, अभी सिर्फ चित्र पर फोकस कीजिए कि चित्र में एक्चुअली हम क्या क्या बता रहे हैं और क्या क्या तुम्हें समझना है। इस पर मेन फोकस जो होना चाहिए चित्र पर होना चाहिए, तो बहुत ही ध्यान से देखना। अब देखो थ्योरी लिखने के लिए आ जाए तो थ्योरी तो अपने मन से लिख सकते हो। माना कोई पृष्ठ जिसकी लंबाई l है, ये ऐसे कर लो। माना अनंत लंबाई का कोई तार रखा हुआ है जिस पर हमने कोई एक गॉसी पृष्ठ लिया, जिसमें हमने एक कोई गॉसी पृष्ठ लिया जिसकी लंबाई l मीटर है, जिसकी लंबाई l मीटर है। इसमें से ऊपरी भाग पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने पर हमें थीटा बराबर 90 अंश का कोण प्राप्त हुआ। तथा इसके निचले भाग पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने पर थीटा बराबर 90 अंश का कोण आंतरित होता है या बनता है। तथा जो मीडियम सरफेस है, मध्य सरफेस है, तो उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता हमने ज्ञात की यहाँ से इस तार से और इस गॉसियन पृष्ठ तक की दूरी कितनी है, r मीटर। कितनी है, बीच में गैप कितना है, r मीटर का गैप है। और यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल होगा वो, और क्षेत्रफल और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो बेटा याद रखना, जब भी कोई एक ही डायरेक्शन में दो चीजें होती हैं तो थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण ज्ञात हुआ है। अतः यानी गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, या गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया ये कोई बिंदु P मान लेते हैं, ये मान लेते हैं P बिंदु है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसे कर लेना। ठीक है, माना कोई अनंत लंबाई का कोई चालक तार है जिसमें से यानी L लंबाई का कोई गॉसी पृष्ठ रखा गया है, यानी उस पृष्ठ पर हमें बिंदु P के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसे लिखना। अब देखो चूंकि हम जानते हैं बेटा, चूंकि हम जानते हैं कि यानी वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट डी होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब हम एक कुछ शर्तें जानते हैं कि यदि यार यहाँ पर यदि यार A वेक्टर लिखा हो, क्या पढ़ा होगा क्लास 11th में, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, AB cos थीटा। अब देखो बेटा AB cos थीटा क्यों लिखा, क्योंकि यानी ये जब भी कोई भी यानी वैद्युत क्षेत्र, जब भी वैद्युत क्षेत्र क्या हो, पैरेलल हो, इस ऐसे पैरेलल हो, यानी वैद्युत क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल जब पैरेलल हो तो उसमें क्या होता है, थीटा बराबर यानी अर्थात जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है, cos थीटा का बनता है। तो यहाँ पर cos थीटा बना, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dA इंटीग्रेशन dA cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। अब देखो चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA cos 0 अंश। अब बेटा हमें पता है कि cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E dA, और ये cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखो इससे हम E निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू क्या बचेगा, E अलग हो गया, यहाँ पर dA बचा, क्या बता, dA। अब बेटा पहले ये हमें बता दो कि
इतनी बात सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? इसको हमने दे दिया समीकरण 1। क्या दे दिया? समीकरण 1। अब देखो, चूंकि हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय, चूंकि गॉस की प्रमेय, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? फाई ई इज इक्वल टू, गॉस की प्रमेय क्या होती है? तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको दे दिया समीकरण 2। अब देखो, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है? देखो यहाँ पर फाई ई के स्थान पर यदि क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख दे तो कोई प्रॉब्लम? तो समीकरण 1 में फाई ई का मान रखने पर क्या लिख देते हैं? समीकरण 1 में समीकरण 2 से फाई ई का मान रखने पर तो रख देते हैं बेटा। तो यहां पर मान रखो फाई का क्या है? क्यू अपान ई। तो यहां पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी ए, इंटीग्रेशन डी ए। इतनी बात सबको क्लियर हुई? यहां तक किसको बात में यानी किसको प्रॉब्लम है या किसको डाउट है? कोई भी समस्या हो तो बता सकते। तो यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके पहले हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली में यहाँ एक हमें यानी समझना चाहिए कि आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। तो आवेश का रेखीय घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्ब्डा से। तो ये होता है Q अपान L। देखो, कभी कभी एग्जाम में यदि परिभाषा पूछ ले, आवेश का रेखीय घनत्व की परिभाषा दीजिए, तो क्या होगा? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं या आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। भैया, यहां पर आवेश का रेखीय घनत्व क्यों? क्योंकि यहां पर इस क्षण में क्या है? आवेश है। तो आवेश जो है वो किसके अनुपात में है? यानी लंबाई के अनुपात में है। आवेश लंबाई के अनुपात में है, तो क्या होगा? लंबाई तथा आवेश के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, लंबाई तथा आवेश के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, या एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ये लिख लेना कॉपी पेन लेकर। ठीक है, तो यहां से बेटा यदि यहां से हम Q का मान निकाल ले तो Q बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ लैम्डा बोलते हैं, सॉरी, तो लैम्डा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा L। तो हम Q के स्थान पर, इस Q के स्थान पर यदि हम ये लिख दें तो कोई प्रॉब्लम? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक सबको बात क्लियर हो रही है? तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? लैम्डा L अपान, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, लिख देते हैं। अब देखो, यहाँ पर E, और यहाँ चूंकि हम जानते हैं कि यानी इंटीग्रेशन dA बराबर क्या होता है? इसे कहते क्या है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे बेलन का, यहाँ तक आ रही बात? यहाँ आ रहा है? स्पेस है? नहीं है? चलो भाई, इसको हम थोड़ा ऊपर समझा देते हैं। यहाँ तक सबका नोट हो गया? किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, हम यहाँ पर इसको समझा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इतनी बात इतना नोट कर लेना, और यहाँ पर हम लगा ही देते हैं इंटीग्रेशन dA। अब इसको समझाएंगे आगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E लिखा है, E लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा?
यहाँ पर लिखा है dA। तो बेटा यहाँ समझ लो कि एक्चुअली में ये इंटीग्रेशन dA है क्या? सभी लोग जानते हो कि ये एरिया है यानी क्षेत्रफल है। अब है किसका ये भी तो समझ लो। अब ये तो हमें पता है कि ये एरिया है, लेकिन है किसका? वेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या? वेलन के इस वेलन, ये जो वेलन बना है, वेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो क्या होता है भैया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे याद रखना, वेलन के इस वेलन, ये जो बहरी वाला भाग है, इस वेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसके लिए होता है 2 पाई आर एल। तो इसके स्थान पर यदि हम 2 पाई आर एल लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, और इसके स्थान पर हम 2 पाई आर एल लिख दें, कोई दिक्कत? अब देखो बेटा एल से एल कैंसिल हो जाएगा। क्या? एल से एल कैंसिल हो जाएगा। इसको हम उधर बटे में भेजते हैं, तो यहाँ ई को यहीं रखते हैं, इन सबको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर आ क्या जाएगा? आएगा ई बराबर 1/2 पाई आर, या इसको यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं, लैम्डा अपान आर। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात सबको क्लियर हुई? लैम्डा अपान आर, ये भैया ये प्रूव हो गया, ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, इसका मात्रक वही होगा न्यूटन बटे कूलाम। क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम। मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटे कूलाम। पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, ये बातें बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां सिद्ध होके आएगा क्या? अभी कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि सर कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई यहां सिद्ध होके आएगा ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद लैम्डा अपान आर। या कभी कभी ऐसे कर देता है दोनों, यानी अंश बाहर में 2 का गुणा करा दो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ऊपर वाला 2 कहाँ जाएगा? तो 2 लैम्डा अपान आर, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।